तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझा। इसमें एक पॉइंट और है कि जब हम बात कर रहे हैं सघन या विरल का, तो इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन घनत्व से या डेंसिटी से नहीं होता है। जब भी हम सघन या विरल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली आपका रेयरर होना चाहिए। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर ऑप्टिकली वर्ड छुपा है जब भी हम रेयर की बात करें या डेंस की बात करें। मतलब प्रकाशीय वर्ड को आपको हमेशा यूज करना है, चाहे प्रकाशीय विरल हो या प्रकाशीय सघन हो। इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि जब आप किरोसिन का देखेंगे तो किरोसिन का जो अपवर्तनांक होता है वो पानी की अपेक्षा ज़्यादा होता है। बट अगर घनत्व वाइज आप देखेंगे तो क्या देखेंगे, किरोसिन पानी पर डालने पर तैरने लग जाता है, मतलब उसका घनत्व कम होता है। तो ऑल्दो हमारा किरोसिन का जो घनत्व है वो कम होता है पानी के घनत्व से, बट किरोसिन का अपवर्तनांक आप देखेंगे तो वो पानी के अपवर्तनांक से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो घनत्व वाला पार्ट है वो घनत्व एक्चुअल डेंसिटी से रिलेट नहीं करता, मास बाई वॉल्यूम से कोई रिलेटेड नहीं होता। ये प्रकाशीय तौर पर होता है कि लाइट पे किस तरह का बिहेवियर होगा। तो इस पॉइंट का हमेशा याद रखेंगे। घनत्व को जनरली आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये घनत्व मास बाई वॉल्यूम वाला घनत्व है। ये सारा कुछ प्रकाशीय टर्म में, ऑप्टिकली टर्म्स में होना चाहिए। अब हमें रिफ्रैक्शन में कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसे कहते हैं हम रिफ्रैक्शन बाई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। मतलब एक कांच का हमने आयताकार स्लैब लिया हुआ है जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, उसके द्वारा किस तरह का वर्तन होगा उसके बारे में हमें पढ़ना है। हम लोग इसमें समझेंगे कि अगर एक कांच के आयताकार स्लैब से एक प्रकाश किरण को गुजारा जाए तो किस तरह का अपवर्तन आप देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ किरण लिया, एक किरण जो आ रही है और इस सरफेस पर बी पॉइंट पर टकरा रही है, और बी पॉइंट पर टकराने पर आप क्या देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे ये एयर है या क्या कह सकते हैं आप विरल माध्यम है, उससे वो सघन माध्यम में आ रही है, मतलब ये कांच में आ रही है। ये हमारा क्या है, कांच है, मतलब ये कह सकते हैं आपका सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम में आने में क्या होगा, आपका वो रे अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रे हमारा अंदर की तरफ बेंड हो गई है। उसके बाद वो सीधी चलती जाती है, जब दूसरे साइड आती है तो वहां पर क्या होता है, फिर से एक बाउंड्री मिलता है जहां पर वो सघन से विरल माध्यम में जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा एयर है या विरल माध्यम है। विरल माध्यम में आने में क्या होगा, वो रे नॉर्मल से दूर जाएगी, तो वो फिर नॉर्मल से दूर जाती है। तो अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं कि हमारी रे जो इस तरह से आ रही थी, जो इस तरह से जानी चाहिए थी, जो हमारा डॉटेड लाइन से दिख रहा है, उसके अपेक्षा जब आपका रेक्टेंगुलर स्लैब से गुजर रहा है तो वो एक पैरेलल फॉर्म में रिफ्लेक्टेड रे के तौर पर निकल रही है, जो रेखा आपको यहाँ पर, जो किरण आपको यहाँ पर दिख रही है। तो सबसे पहले इसके कुछ कैलकुलेशंस हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम समझ पाएँ कि ये डायग्राम में ये पैरेलल क्यों हो रहा है और इस तरह का ही डायग्राम हमें क्यों देखने को मिल रहा है। बट इसमें आपको ये समझना है कि हमारे दो सरफेसेज हैं। पहला सरफेस है जहाँ पे वायु से कांच में आ रही है किरण, और वहाँ पे हमारा विरल से सघन में आने के कारण आपका रे अंदर की तरफ मुड़ रहा है, और जब सघन से विरल मतलब दूसरे सरफेस पे जा रहे हैं तो हमारा रे बाहर की तरफ मुड़ रहा है। और इस मुड़ने के कारण क्या हो रहा है कि जो किरण हमारे थोड़ा ऊपर से या ओरिजिनल रे के तौर पे होती, वो रिफ्रैक्टेड रे के तौर पे पैरेलल तो जा रही है, बट अपना पाथ थोड़ा सा चेंज कर ली है। तो पहले बाउंड्री पे चलते हैं हम लोग। अगर फर्स्ट बाउंड्री का हम अगर ध्यान दें तो उसमें हम लोग ही साइन आई बाई साइन आर का कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। तो साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन R1, इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, N2 बाई N1, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन यहाँ से आ जाता है। दूसरा इक्वेशन हम सोचें तो ये दोनों हमारी पैरेलल लाइंस है, और इस पैरेलल लाइन को ये एक लाइन कट कर रही है। तो आप कह सकते हैं कि जो R1 और I2 है ये दोनों एंगल सेम होंगी। तो बाई ज्योमेट्री या ज्यामिति से हम कह सकते हैं कि I2 और R1 जो एंगल है हमारा वो सेम होगा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड बाउंड्री पे। सेकेंड बाउंड्री पे क्या होगा हमारा,
फिर से आप वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने का मतलब साइन I2 बाई साइन R2 इज इक्वल टू जिसमें जा रहा है उसके डिवाइड करेंगे जिससे आ रहा है, मतलब N1 डिवाइडेड बाई N2। तो ये हमारा हो गया आपका तीसरा इक्वेशन। अब इसमें हम कुछ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले 1 और 3 को अगर मिक्स करें तो आप क्या कह सकते हैं, साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू, यहाँ N2 बाई N1 है और यहाँ N1 बाई N2 है, तो इसको रिवर्स कर दे रहे हैं हम। तो यहाँ आ जाएगा साइन R2 बाई साइन I2। क्लियर? चूंकि आपका N1 बाई N2 था और N2 बाई N1 था, तो हमने इन दोनों को रिवर्स करके इक्वेट कर दिया। और हमने क्या देखा है कि I2 और R1 इक्वल है, मतलब ये और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो इसको हम लोग साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन I2 इज इक्वल टू साइन R2 बाई साइन I2 भी लिख सकते हैं। और ये दोनों चूंकि सेम है तो इसको आप कट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या आ गया आपका, साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2। और चूंकि ये पॉजिटिव है तो आप क्या कह सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू R2 होगा, मतलब जो किरण आपका जो एंगल यहाँ पे नॉर्मल से बना रही है वही एंगल से वो R2 से वो निकल कर जा रही है। और अगर ऐसा होगा कि ये दोनों किरणें जब सेम होंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि किरणें आपस में डेफिनेटली ही पैरेलल होंगी। जो ओरिजिनल रे और रिफ्रैक्टेड रे होगा ये डेफिनेटली आपस में पैरेलल होंगी। बट चूंकि बीच में एक आयताकार स्लैब आ गया तो ये रास्ता जो थोड़ा लंबा लेती वो रास्ता थोड़ा सा छोटा हो गया, इसके कारण वो रे थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट हो गई। और ये जो शिफ्ट आपका हुआ इसे हम कहते हैं लैटरल शिफ्ट कहते हैं। सो ओरिजिनल रे और रिफ्रैक्टेड रे में जो ये आप गैप देख रहे हैं, ये जो पार्टिकुलर गैप है, ये गैप आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। इसी को आप विस्थापन भी कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ ग्लास के केस में आपकी जो लाइट रे होती है वो पैरेलली मूव करती है। जो रे ओरिजिनल रे होती है और रेक्टेंगुलर रे जो रिफ्रैक्टेड रे है ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। और जो आपका रिफ्रैक्टेड रे होता है वो थोड़ा लैटरली डिस्प्लेस हो जाता है, जिसको हम लोग इस पार्टिकुलर लेंथ से मेजर करते हैं। और इसका मेन कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे भी प्रूव करके देख लिया कि क्यों ये पैरेलल मूव करती है और ये क्यों शिफ्ट आ रहा है। शिफ्ट आने का रीजन क्या था कि आपने उसमें मीडियम को चेंज किया, विरल से सघन और सघन से विरल मीडियम का जो चेंज आया उसके कारण ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में।